अगले जो हम देखते हैं वो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर अभी तक तो साम्राज्य की स्थापना चल रही थी, अब साम्राज्यवाद आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जो राज्य था, जो राष्ट्रकूट राजवंश था, छोटी सी जगह में स्थित था, उसको अखिल भारतीय साम्राज्य बना दिया। ठीक है, अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, है ना। रीजन आप जानते हैं, साम्राज्यवादी शासक थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे। ठीक है, ध्रुव ने राष्ट्रकूट राजवंश का पहला शासक था जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया, और अधिकार के लिए क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार नरेश, वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, दोनों को पराजित किया। मैं वापस से बता रहा हूं, धर्मपाल को पराजित किसने किया था, वत्सराज ने। वत्सराज को पराजित किसने किया, ध्रुव ने। तो फाइनली कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ, ध्रुव का। बस कन्नौज पर अधिकार कर लिया। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत भी तीनों ने करी, तीनों में विजयी कौन रहे, ध्रुव। पूर्वी चालुक्य, है ना, चालुक्य बहुत सारे, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पूर्व के चालुक्य, है ना, तथा गंगों को भी पराजित किया। ध्रुव ने गंगा यमुना दोआब पर अधिकार कर लिया। वो तो सिंपल सी बात है, जब आप त्रिकोणीय संघर्ष में जीत जाएंगे तो गंगा यमुना दोआब पर आपका अधिकार हो ही जाएगा। इन्हें धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुव बड़े महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव के बाद आते हैं गोविंद तृतीय, है ना। तो गोविंद तृतीय ध्रुव के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे अपने पिता के समान, है ना, अपने पिता के समान, है ना, काफी, है ना, योग्य शासक भी थे। क्या किया उन्होंने, गोविंद तृतीय ने दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद, दक्कन में स्थिति मजबूत की, कन्नौज पर आधिपत्य हेतु वापस से जो अपने पिता कर रहे थे, त्रिकोणीय संघर्ष में हरा के आ रहे थे, गोविंद तृतीय ने भी यही किया। भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक, चक्रायुध को किसने बिठाया था, धर्मपाल ने, दोनों को हरा दिया। नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, कौन थे, प्रतिहार राजा, उनको भी हरा दिया, और कन्नौज पे फिर अधिकार कर दिया, है ना। यहाँ पर पहले क्या किया था, ध्रुव ने इंद्रायुध को बिठाया था, है ना, इंद्रायुध को धर्मपाल ने हरा दिया, धर्मपाल ने चक्रायुध को बिठाया। तो यहाँ पर गोविंद तृतीय गए, चक्रायुध को हराया, चक्रायुध के बाद नागभट्ट को भी हराया। ठीक है, वापस से वो क्रोनोलॉजी आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर धर्मपाल अभी भी हैं। धर्मपाल को पराजित किसने किया, धर्मपाल को पराजित किया यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट द्वितीय को यहाँ पर पराजित कर देते हैं गोविंद तृतीय। ठीक है, तो ओवरऑल जो संघर्ष चल रहा है, उन संघर्षों में जीत कौन रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रकूट। लेकिन वही बात है, जीतने पे उनका साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ है वहां पर, है ना। वहां तक पहुंचते थे, धन लूटते थे और वापस आ जाते थे अपने संरक्षकों को बैठा के। संरक्षक उतने पावरफुल नहीं होते थे, सामंत होते थे, उन सामंतों को फिर कोई आएगा हरा करके चला जाएगा। ठीक है, इतने यशस्वी योद्धा थे जिनके, है ना, सैन्य अभियानों की तुलना सिकंदर से होती है, और महाभारत के कौन थे, अर्जुन से की जाती है। महाभारत के अर्जुन, सिकंदर, है ना, महान, है ना, योद्धा हुए हैं जो कभी हारे ही नहीं है ना, जीतते चले गए। तो ऐसा बताते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, है ना, दक्षिण भारत में, कि भाई गोविंद तृतीय जो थे इतने महान योद्धा थे, सिकंदर के जैसे, अर्जुन के जैसे। ठीक है, गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत के अभियान में व्यस्त था उसी समय। अब क्या करते हैं, जब उत्तर भारत में व्यस्त थे तो पल्लव, पांड्य, चेर और गंग शासकों ने एक संघ बना लिया। बोले अब जब ये उत्तर भारत से आएंगे तब इनको बताते हैं, मजा चखाते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो सिकंदर, जिसकी तुलना सिकंदर से की जा रही है, वो वापस पीछे लौटते हैं और इस संघ में एक एक को गिन गिन कर, चुन चुन कर हरा देते हैं। ये संघ खत्म हो जाता है। ठीक है, सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो अगले राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के बारे में देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी। जब हर कोई, ठीक है, हर कोई आ रहा है, उस समय के जो भी महान राजा हुए हैं आ रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग ले रहे हैं। ध्रुव के पुत्र उत्तराधिकारी, है ना, सिकंदर से तुलना हो रही है, मतलब सब युद्ध लड़ रहे हैं। उस समय पे ऐसी पर्सनालिटी आई जो शांति प्रिय थे,
अपने आसपास के जो भी पड़ोसी राज्य थे सभी से क्या किया, बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, है ना, उनसे वैवाहिक संबंध बना करके मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करी। ठीक है, एक धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा क्या थे, टॉलरेंट थे, सहिष्णु थे। ठीक है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, है ना। ऐसे समय में एक विद्वान व्यक्ति आए जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ही कुछ रचनाएं की, जैसे कि कविराज मार्ग, है ना, कन्नड़ भाषा का संभवतः यह पहला ग्रंथ माना जाता है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। ठीक है, इनफैक्ट कालांतर में इन जो भी पुस्तकें हैं इनका तिब्बती जो भाषाएं हैं उनमें अनुवाद भी हुआ, इतनी उच्च कोटि की इनकी लेखन शैली थी। ठीक है, शुरुआत में देखा जाए तो वीर नारायण को हराया। ठीक है, 64 वर्ष यहाँ पर एकाध युद्ध के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां नहीं की। ठीक है, 64 वर्षों तक शासनकाल रहा, एकदम शांतिपूर्ण शासनकाल। ठीक है, ये एक लड़ाई, ठीक, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं। वहां पर हमने देखा कि सब कोई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगे चल करके अमोघ वर्ष बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। ठीक है, बड़े विद्वान से व्यक्ति थे, है ना, कला के संरक्षक थे, शांति प्रिय थे। और इसी शांति प्रियता के कारण, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 64 वर्षों का शासनकाल है और इस प्रकार की बहुत ज्यादा कोई लड़ाइयां नहीं है, जो कि इनके जो प्रायर जो भी राष्ट्रकूट राजा आए थे उन लोगों की हुई थी। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। बहुत से खुद विद्वान थे और बहुत सारे विद्वान जैसे जिनसेन, महावीराचार्य, सक्तायन, है ना, सक्तायन जैसे विद्वानों को क्या किया, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इसी वजह से इनकी तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, है ना, गुप्त, महान गुप्त सम्राट, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो उन्होंने भी क्या किया था, विद्वानों को, कला प्रेमियों को संरक्षण दिया था, खुद कला प्रेमी थे। तो सिमिलर इनकी तुलना दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है, तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। 64 वर्षों का शासन, एकदम शांतिपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, आस पड़ोस में जितने भी राज्य थे सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना। ठीक है, फाइनली तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए, है ना। तुंगभद्रा नदी बड़ी फेमस नदी है ना। इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां, इस पर कौन सा डैम बना है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, है ना, पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखें तो अगले जो राष्ट्रकूट राजा, जिनका नाम था इंद्र तृतीय, ठीक है, अमोघ वर्ष के पोते थे। ठीक है, कृष्ण तृतीय गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो कृष्ण द्वितीय बैठे, तृतीय नहीं, सॉरी, कृष्ण द्वितीय गद्दी पर बैठे। लेकिन कृष्ण जो द्वितीय थे, है ना, अयोग्य शासक थे, इनके पुत्र आगे चल करके इंद्र तृतीय, है ना। ये द्वितीय तृतीय में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, राष्ट्रकूट राजा में द्वितीय तृतीय काफी, है ना, अभी तक हमने देखा है, काफी चल रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। पहले क्या हुआ, अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय बने, फिर कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय बने। ठीक है, द्वितीय तृतीय थोड़ा सा कंफ्यूजन, परंतु, है ना, कृष्ण द्वितीय तो क्या थे, अयोग्य शासक थे, इंद्र तृतीय बने, पाल वंश के देवपाल को पराजित किया और संपूर्ण भारत में, मतलब जहां से, है ना, स्टार्ट होता है इंडिया, है ना, नीचे से यदि हम देखें तो कैप कैमरीन से स्टार्ट होता है, तो वहां से लगा करके तो उत्तर भारत में जहां तक चले जाओ, है ना, संपूर्ण उत्तर भारत को लेकर के राष्ट्रकूटों की सर्वोच्चता स्थापित की। ठीक है, राष्ट्रकूट वैसे ही सर्वोच्च चल रहे थे, 64 वर्षों का लंबा शासनकाल अमोघ वर्ष का। उसके बाद फिर से एक प्रतापी राजा, एक महान योद्धा, इंद्र तृतीय। अल मसूदी इनके समय भारत आया और इन्होंने कहा कि भारत का यह सर्वश्रेष्ठ शासक है, मतलब देवपाल का क्या था, समकालीन था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है ना, ये समकालीन शासकों का काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें तो वहाँ पर एक चार्ट बना करके रखें कि कौन से महान राजा के समकालीन कौन सा महान राजा था। जैसे कि बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र करता है किसका, कि इस समय हिंदुस्तान का सबसे महान राजा कौन थे, कृष्णदेव राय, है ना। तो ऐसे क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। ठीक, तो अल मसूदी ने क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ शासक। इंद्र तृतीय के बाद गोविंद चतुर्थ अमोघ वर्ष तृतीय ने शासन किया, अयोग्य शासक रहे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये थे अल मसूदी। ठीक है,
इसके बाद लास्ट जो राजा हैं उनके बारे में हम देखते हैं, कृष्ण तृतीय, जो कि लास्ट महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, कृष्ण तृतीय के बारे में देखें तो 949 ईस्वी, है ना, या आप एडी भी बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित किया। अब यहां पर चोल राजा को हरा दिया। चोल राजा, आप थोड़ा सा यदि मैप में हम देखें, आपको मैप दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैप में वापस से हम देखें तो चोल जो सम्राट थे उनका साम्राज्य कहां पर था, चोल, ठीक है, यहां पर दक्षिण भारत में बिल्कुल। अब यदि चोलों को हरा रहे राष्ट्रकूट तो आप समझ जाइए कि यहां तक पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया। ठीक है ना, तो चोल, है ना, थोड़ा सा चोल, चेर जो थे वो मालाबार तट पे थे, चोल जो थे वो कोरोमंडल तट पे थे। ठीक है, और उन दोनों के नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, रामेश्वरम वाला पार्ट, वहां पर पांड्य थे। तो राष्ट्रकूट राजा, है ना, कहां तक पहुंच गए, चोलों को हरा दिया। अभी इनके बारे में और देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट थे, बताता हूं। ठीक है, तो अब कृष्ण तृतीय, ठीक है, तो चोल राजा परांतक को पराजित किया और पूरे तमिलनाडु को अपने राज्य में मिला दिया। रामेश्वरम तक पहुंचे और रामेश्वरम पे पहुंच के वहां विजय स्तंभ की स्थापना की। मतलब इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है रामेश्वरम, पांड्य राज्य को भी मिला दिया। वहां पे विजय स्तंभ की स्थापना की, 2 मंदिर भी बनवाए, है ना, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य नामक 2 मंदिर बनवाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पूरा जो आपका दक्षिण भारत था उस पर किसका अधिकार हो गया, यहाँ पर राष्ट्रकूटों का, यहाँ तक पहुंच गए, रामेश्वरम तक। ठीक, इसके बाद कवि पोन्न, है ना, जो कन्नड़ भाषा को, है ना, बहुत फेमस कवि थे, उनको संरक्षण प्रदान किया, जिनकी प्रसिद्ध रचना शांति पुराण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें बस इतनी ही है यहाँ पर, फैक्चुअल चीजें। तो ये राष्ट्रकूट जो वंश थे उनके अंतिम योग्य शासक थे। ठीक है, कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात अनेक कमजोर एवं अयोग्य शासक उत्तराधिकारी बने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वही अयोग्य शासक जब आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर से वही सामंतवाद है, सारे सामंत इकट्ठे हो जाएंगे, संघ बना देंगे। तो 972 ईस्वी में अनेक राजवंशों ने एकजुट होकर राष्ट्रकूटों को पराजित किया तथा मान्यखेत को तहस नहस कर दिया। ठीक है, कोई कन्नौज को तहस नहस कर, है ना, वही सामंतवाद में क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी जो सिटीज थी उनका पतन हो रहा है। मान्यखेत को भी तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रगति नहीं हो रही है ना, उन्नति नहीं हो रही है, अवनति हो रही है। कन्नौज को राष्ट्रकूटों ने जाकर के तहस नहस किया, यहाँ पर राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी उसको लूट करके उसको तहस नहस कर दिया। तो ये पतन का काल था हमारा। ठीक है, 975 में एक लास्ट जो थे, ठीक है, क्या था नाम, कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट राजा को चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। है ना, पहले हमने पढ़ा था वो कौन सा था, बदामी का चालुक्य वंश, पूर्वी चालुक्य। ये कौन थे, कल्याणी के चालुक्य। तो स्टार्ट कहां से हुआ था, दंती दुर्ग से। दंती दुर्ग से स्टार्ट होकर के, दंती दुर्ग चालुक्यों का क्या था, सामंत था। यहां पर दंती दुर्ग के बाद जब फाइनल एंड हुआ तो यहां पर कल्याण के चालुक्यों ने इनको हरा दिया। कल्याणी के चालुक्य भी इनके सामंत रहे होंगे। ठीक है, तो वही सामंतवाद का युग है एक प्रकार से। तो लास्ट राजा कर्क द्वितीय। ठीक है, कुछ याद रखने योग्य बातें कि ये जो राजा थे, जो राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है, वो शैव तथा वैष्णव मत के अनुयायी थे। ये इससे भी पता चलता है कि इन लोगों ने जैसे कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा की गुफाएं बनवाई, तो वो क्या थी, है ना, वो भगवान शंकर का वो मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, तो वहां से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये, है ना, शैव और वैष्णव मत के अनुयायी थे। एक और चीज, इन्होंने एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। और एलिफेंटा की गुफाओं को यदि आप देखोगे तो वहां पे त्रिमूर्ति का एक स्टैचू बना हुआ है।
तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग शैव और वैष्णव मत के अनुयायी थे। ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ये मैंने जिक्र किया हुआ है कि अभी अमोघ वर्ष जो थे, 64 साल का एक लंबा शासनकाल है ना, एक सहिष्णु राजा दक्षिण भारत का अशोक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैन तथा बौद्ध धर्म के जो भी प्रचार प्रसार है उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी। ये अपना धर्म मानते थे, भाई आपको जो प्रचार प्रसार करना है वो करते रहिए। इनफैक्ट मुस्लिम व्यापारियों के बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार को भी स्वीकृति दी, है ना। ऐसा नहीं किया कि भाई इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोक लगा रहे हो। ठीक है, कला का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा के जो कवि थे स्वयंभू, वो राष्ट्रकूटों के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, बहुत फेमस है अपभ्रंश भाषा, है ना। हिंदी का विकास काल आप पढ़िएगा, उसमें अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई है ना। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार राष्ट्रकूट वंश विश्व के 4 महान वंशों में से एक था। कौन रहे होंगे ये विश्व के 4 महान वंश? ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर और रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर और एक राष्ट्रकूटाज एम्पायर। तो दुनिया के 4 महान राजवंश जो उस समय पे थे, उनमें से एक राष्ट्रकूटों की गिनती होती थी। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं याद रखना, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा की गुफाएं याद रखना। ठीक है, स्वयंभू भाषा, अपभ्रंश भाषा के जो फेमस कवि थे स्वयंभू, है ना, इन्हीं के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हुआ। आगे देखते हैं एक लास्ट के कुछ, इतना यदि महान राजवंश था तो थोड़ा सा उनकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही होंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे क्या था, राजतंत्रात्मक, कोई लोकतंत्र तो था नहीं, है ना। महान राजा थे, साम्राज्यवादी थे, राजतंत्रात्मक था। सर्वोच्च अधिकारी, सिंपल सी बात है, राजा होता था और सभी शक्तियों का केंद्र होता था। ठीक है, राज्य जो पद थे वो सिंपल सी बात है अनुवांशिक थे। हमने देखा कि जितने भी जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो किसी के बेटे या पोते हुए हैं, तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। और शासन संचालित हेतु राज्य को निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि राष्ट्र मतलब ओवरऑल, है ना, जो भी साम्राज्य था उसको राष्ट्र बोलते थे। राष्ट्रकूट मतलब उस राष्ट्र के प्रमुख। ठीक है, तो पूरा राष्ट्र था। राष्ट्र डिवाइडेड था जिलों में, है ना, जिनको विषय कहा जाता था। जो जिले डिवाइडेड थे वो, है ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिनको भुक्ति कहा जाता था, जिसमें 50 से 70 ग्राम होते थे। और ग्राम, है ना, सबसे छोटी इकाई जो थी, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम। ठीक है, अब राष्ट्र, तो वहां पर राष्ट्रपति या राष्ट्रकूट, है ना, और वो भी वहां पे कौन आ जाएगा, राष्ट्रकूट सम्राट, जो उसका हेड होता था, है ना। उस समय पे ज्यादातर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं आप देखोगे तो ज्यादातर जो डिवीजन है उस समय पे जिलों को विषय ही कहा गया है। ठीक है, विषय तो विषयपति या भौगिक, है ना, विषय विषयपति। ठीक है, भुक्ति तो भोगपति, और ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामपति होता था। तो ये प्रमुख होते थे। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रकूट, विषय का प्रमुख विषयपति, भुक्ति का प्रमुख भोगपति और ग्राम का प्रमुख ग्रामकूट या ग्रामपति। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रकूटों का प्रशासन था। तो अब हमने अभी तक यदि हम देखें, यदि हम उसको पूरा कंक्लूड करें तो ये थे 3 राजवंश, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। ठीक है, इन तीनों का संघर्ष चला 200 से 250 300 सालों तक। ठीक है, और ये संघर्ष चला जिसको हमने त्रिकोणीय संघर्ष कहा। संघर्ष चलता रहा, कभी ये जीत जाते तो कभी वो जीत जाते। ठीक है, अंतिम देखा जाए तो कन्नौज पर अधिकार के लिए स्टार्ट हुआ था, कन्नौज पर अधिकार हुआ प्रतिहारों का। सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई राष्ट्रकूटों को। ठीक है, ओवरऑल ये हुआ। ठीक है, लेकिन यदि फिर भी हम इसका कंक्लूजन देखें इन लार्जर टर्म्स कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, तो परिणाम यही था यार कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो गया, इंडिया का विखंडन हो गया। उत्तर भारत में छोटे छोटे सामंत हो गए जैसे ही ये कमजोर राजा यहाँ पे आए, तीनों ही राजवंशों में पूरा, है ना, राजा खत्म, ये राज्य खत्म हो गए, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई। और ज्यादा
विकेंद्रीकरण और ज़्यादा विखंडन का दौर शुरू हो गया। ठीक है, और उसके नकारात्मक परिणाम आने वाली कक्षाओं में हम डिस्कस करेंगे।